हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में अशोक के धम्म की क्रियान्विति या अशोक के धम्म नीति की क्रियान्विति। अशोक की धम्म नीति की क्रियान्विति। अशोक के धम्म नीति की क्रियान्विति। अशोक ने अपनी धम्म नीति की क्रियान्विति के लिए व्यवहारिक उपाय बनाए थे। अशोक ने धम्म नीति के क्रियान्वयन के लिए व्यवहारिक उपाय बनाए थे, जिसमें अशोक ने के लिए व्यवहारिक उपाय अपनाए थे, जिसमें अहिंसा, सहिष्णुता पर विशेष बल दिया। साथ ही अशोक ने विहार यात्रा की जगह अशोक ने विहार यात्रा की जगह धम्म यात्रा शुरू की। धम्म यात्रा शुरू की। अब देखिए, अशोक के समय से पहले मौर्य साम्राज्य के राजा भी शिकार पर जाया करते थे, और अशोक के बाद भी बहुत से राजा है वो शिकार पर जाया करते थे, और उससे पहले भी बहुत से राजा शिकार पर जाया करते थे। लेकिन अशोक ने अहिंसा की नीति अपनाई। अहिंसा का मतलब ही है हिंसा नहीं करना है कि पाप से दूर रहना है। तो अशोक ने विहार यात्रा का मतलब होता है शिकार पर जाना या फिर शिकार करना। इस बात का तो शायद आपको पता ही होगा कि एक राजा है वो जंगलों में शिकार के लिए जाता था, और कभी कभार तो वो काफी दिनों के लिए भी शिकार पर चला जाता था। उन यात्राओं को विहार यात्रा कहा जाता था। विहार यात्रा यानी शिकार पर जाने या शिकार करने के लिए जो यात्रा पर जाता था उन्हें विहार यात्रा कहा जाता। फिर अशोक ने उनकी जगह क्या शुरू कर दी? धम्म यात्रा, यानी कि शिकार पर न जाकर पशु पक्षी जन कल्याण आदि कार्य करने के लिए वो धम्म का प्रचार करने के लिए निकल जाते थे। तो अशोक ने विहार यात्रा की जगह क्या कर दिया था? धम्म यात्रा अपनाई थी। अशोक ने जन कल्याणकारी कार्य है वो शुरू कर दिए। वैसे सभी राजा अपनी तरफ से जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए तत्पर रहते थे, लेकिन अशोक ने जन कल्याणकारी कार्यों में ही कई अधिकारियों की नियुक्ति की कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई दुख हो तो वो अशोक तक पहुंच जाए। अशोक ने जन कल्याणकारी कार्य किए तथा नौकरशाहों को तुरंत न्याय दिलाया। तुरंत न्याय देने की
व्यवस्था की। अब देखिए, नौकरशाहों को तुरंत न्याय देने की व्यवस्था की है कि ऐसे लोग जो अशोक के शासनकाल के समय नौकरी कर रहे थे, चाहे वो धम्मामात्र के रूप में हो, चाहे न्यायाधीश के रूप में हो, चाहे सेनापतियों के रूप में या सैनिकों के रूप में हो, कैसे भी हो, अगर उन पर किसी प्रकार का ब्लेम हुआ है तो उनको तुरंत प्रकार से न्याय मिले। अगर उसने ब्लेम है, उस पर साबित होता है तो उसको दंड दिया जाए, और नहीं होता है तो उसे न्याय है उसमें त्वरित गतिविधियां हो, जिससे क्या है कि नौकरशाह है या नौकरी करने वाले लोग हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो। और लोकहित में उसने कार्य किए थे, नौकरशाहों को भी लोकहित के लिए पाबंद किया। नौकरशाहों को लोकहित मतलब जनता के हित के लिए, जनता के हित के लिए, हम कह सकते हैं कि जनता की भलाई के लिए, लोकहित के लिए पाबंद किया। पाबंद करना मतलब उनको ये कह देना कि आपको काम बस यही करना है, इसके अलावा आप ये नहीं करेंगे, यानी कि उनको मुख्य रूप से किसी प्रकार कार्य देने के पश्चात उस कार्य में किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी होगी। लोकहित के लिए पाबंद किया। इस प्रकार उसने धम्म की क्रियान्विति की थी। और अशोक ने अपने उपदेशों को पाषाणों पर खुदवाकर जगह जगह पर लगवाए थे, जिसे हम कहते हैं अशोक के अभिलेख, जिसमें स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, शिला लेख है, ताम्र लेख है, मूर्ति लेख है। काफी ये जो है ये अशोक के अभिलेखों में आते हैं, और ये ज्यादातर किस पर है, पाषाणों पर खुदे हुए। तो अशोक ने अपने उपदेशों को पाषाणों पर खुदवाकर जगह जगह पर लगवाए। अशोक ने अपने उपदेशों को पाषाणों पर खुदवाकर जगह जगह पर लगवाए। और अशोक ने धम्मामात्रों की नियुक्ति की, यानी कि धम्म आयोग की नियुक्ति की। अशोक ने धम्म आयोग की नियुक्ति कर, धम्म आयोग की नियुक्ति कर उन्हें जगह जगह पर प्रचार के लिए भेजा। जगह जगह पर धम्म के प्रचार के लिए भेजा, प्रचार के लिए भेजा। इस प्रकार अशोक ने अपने धर्म की क्रियान्विति की थी, यानी कि उसे आगे बढ़ाया था। एक तो वो सरल भाषा में, यानी कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनाए जाने में सरलता हो, दूसरा पवित्र था, सुबोध था और व्यवहारिक था, यानी कि आमजन आसानी से उसे अपना सके और लागू, यानी कि राजा द्वारा भी आसानी से लागू किया जा सके। लेकिन धर्म को अपनाने के लिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। फिर अशोक ने खुद ही यानी कि विहार यात्रा में या शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था, खुद भी शिकार पर नहीं जाता था। पशु बलि की निंदा की उसने और विहार यात्रा की जगह धम्म यात्रा शुरू कर दी। फिर अपने जिस क्षेत्र में अशोक का साम्राज्य था, उस क्षेत्र में अशोक ने जो नौकरशाह है, नौकरशाही का पहला प्रमाण ही मौर्य काल में मिलता है। तो नौकरशाहों को तुरंत प्रकार से न्याय दिलाने, यानी कि उनको तुरंत न्याय देने की व्यवस्था की। साथ ही साथ नौकरशाहों को यह पाबंद किया कि आप लोकहित में ही कार्य करेंगे, यानी कि आप जनता के कल्याण के कार्य ही करेंगे। फिर उसने क्या किया, फिर अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्तियां की और धम्म महामात्रों को
धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह पर भेजा। साथ ही साथ उसने स्वयं के जो उपदेश थे धर्म को लेकर, उन उपदेशों को पाषाणों पर खुदवाकर अपने साम्राज्य में जगह जगह पर लगवाई और उनकी भाषा भी सरल रखी ताकि उस समय उस साम्राज्य के लोग उसे आसानी से पढ़ सके और उनका पालन कर सके। यही अशोक का धर्म था और इस प्रकार अशोक की धर्म की क्रियान्विति थी। नेक्स्ट आता है अशोक के धर्म का मूल्यांकन। अशोक के धर्म का मूल्यांकन कि अशोक के समय अशोक के जो सीमावर्ती शासक थे वो अशोक की अपेक्षा कमजोर थे। अशोक एक महान सम्राट था, एक महान साम्राज्य का राजा था, तो आसपास भी उसे यानी कि उसकी सीमाओं को कोई खतरा नहीं था और न्याय ने ही राज्य के अंदर किसी प्रकार की कोई जन विद्रोह का कोई ऐसा कोई उस वक्त आशंका नहीं थी। इसलिए अशोक का धर्म है वो काफी अशोक के समय में काफी आगे बढ़ा था। लेकिन अशोक के पश्चात जो शासक हुए थे, अशोक के परवर्ती शासक हम कह सकते हैं, जालोग है, कुणाल है, दशरथ है, संप्रति है, वृहदर थे, तो यानी कि 10 राजाओं का जो उल्लेख मिलता है अशोक के पश्चात ही, उन राजाओं में अशोक जैसी योग्यता नहीं थी और धर्म के क्रियान्वयन के लिए राज्य के अंदर भी जन शांति तथा सीमाओं की भी सुरक्षा होना आवश्यक है। और जब तक ये सीमाओं की सुरक्षा और राज्य के अंदर जन आक्रोश की भावना नहीं हो तब तक धर्म लागू किया जा सकता है, अन्यथा धर्म लागू नहीं किया जा सकता। तो अशोक के पश्चात जो शासक हुए थे वो काफी कमजोर, निर्बल और अयोग्य साबित हुए थे और अशोक के धर्म की क्रियान्विति को आगे या अशोक के धर्म को आगे नहीं बढ़ा पाए थे। तो अशोक का धर्म है वो जनता के लिए काफी अहम था और आज भी हम व्यवहार में काफी धर्म का उपयोग करते हैं, क्योंकि आज भी हम पवित्रता, अहिंसा, नैतिकता, जनता के कल्याण पर विचार करते हैं और इनका पालन भी करते हैं। तो ये अशोक के धर्म का ही सार है। परंतु अशोक के धर्म को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था उस तरह वो आगे नहीं बढ़ा पाए थे। यही तो अशोक के धर्म का है सार है। या हम धर्म का मूल्यांकन। अशोक का धर्म है वो व्यवहारिक था, आम जन के लिए ठीक था यानी सूटेबल था। फिर भी अशोक का जो धर्म है वो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया, इतना आगे भी नहीं बढ़ पाया था। फिर आता है अपना अशोक या फिर हम कह सकते हैं मौर्यकालीन प्रशासन या मौर्य काल में प्रशासन। इसका अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन, उस समय यानी कि मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो काफी सुदृढ़ थी। इस पर हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।